हेलो, आप सभी का संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं बिहार बोर्ड 2022 की परीक्षा हेतु संभावित संधि विच्छेद को लेकर के आई हूँ। आइए देखते हैं कि इस बार की परीक्षा में किस तरह के संधि विच्छेद आने वाले हैं। मैं जो बताऊंगी, मुझे उम्मीद है कि इसमें से कुछ संधि विच्छेद आप लोगों के पेपर में ज़रूर आएंगे, अतः इसे ध्यान से देखिए। चलते हैं हम लोग अगले पृष्ठ की ओर। देखिए, संधि विच्छेद संधि के नाम मैं बताई हूँ कि एक शब्द से संधि पर आधारित कई तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, यानी कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपको इस तरह के शब्द दिए रहेंगे, यानी संधि, जिसका कि विच्छेद करना होगा। यह कहेगा कि इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। और दूसरा विच्छेद रहेगा और कहेगा कि इनका संधि कीजिए। तीसरा कहेगा कि संधि का नाम बताइए। चौथा ये भी कह सकता है कि इनमें किन किन वर्णों की संधि हुई है, ये बताइए। ठीक है, मैं इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगी। तो देखते हैं, सत्यस्यापिहितम, सत्यस्यापिहितम का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए इसका संधि विच्छेद, सत्यस्य अपिहितम क्या होगा, सत्यस्य अपिहितम। इनमें किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो अ और अ की संधि हुई है। अब कहिएगा अ कहाँ है, एक तरफ तो अ दिखाई दे रहा है, एक तरफ अ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बता दे रही हूँ कि कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर के पूरा नहीं होता है। यदि य में हलंत रहता तब हम मानते कि इसमें कोई स्वर नहीं है, लेकिन जब य में हलंत नहीं है, यह पूरा है, तो इसमें अ स्वर स्वतः जुटा हुआ है, यानी यहाँ पर अ है और यहाँ भी अ है। जब दोनों मिला तो क्या हो गया, आ। तो सत्यस्या क्या हो गया, सत्यस्यापिहितम, इस तरह से। और जब समान वर्णों की संधि होती है, जब समान स्वरों की संधि होती है, जब समान स्वर यानी समान स्वर वर्णों की संधि होती है, तब उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर अ और अ समान स्वर वर्ण है, इसलिए यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरोड़ियान, अरोड़ियान का संधि विच्छेद क्या होगा, देखते हैं। अड़ोह अड़ियान, अड़ोह अड़ियान, यहाँ पर अड़ोह यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। आप लोग देख पा रहे हैं कि विसर्ग और अ की संधि हुई है। किन किन वर्णों की संधि हुई है, विसर्ग और अ की संधि हुई है। तो जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है तो इसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब यहाँ पर विसर्ग जो है इसका र बना है, र यानी एकदम व्यंजन र, उसमें स्वर नहीं रहेगा, र यानी हलंत युक्त र। तो अरोड़, 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 अरोड़ हो गया। अब इसमें अ जुटा तो र पूरा हो गया, तो वहीं अरोड़ यान ऐसा शब्द बना। जंतोर निहिता, आगे हम लोग चलते हैं, क्या है यहाँ पर, जंतोर निहितः, यानी जंतोः धन निहितः। यहाँ पर जो रेफ हुआ है यानी आधा र है, तो वह विसर्ग का है। वह क्या है, विसर्ग। विसर्ग जो है र बन गया है, विसर्ग क्या बन गया है, र बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर विसर्ग और न की संधि हुई है, विसर्ग और न की संधि हुई है, यानी विसर्ग और व्यंजन की संधि है। इस तरह यह विसर्ग संधि है। अगला है हे आप्त कामा। अगला क्या है, हे आप्त कामा। हे आप्त कामा का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए, ही आप्त कामा, ही आप्त कामा,
यह यड़ स्वर संधि है। यह क्या है? यड़ स्वर संधि है। इसमें यह होता है कि इसमें क्या होता है कि ई, उ, री और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य, उ का व, री का र, री का ल बन जाता है। अब यहाँ पर ई आया है, ई के बाद भिन्न स्वर आ आया है, यानी ई और आ की संधि हुई है। यहाँ पर किन किन वर्णों की संधि हुई है? ई और आ की। यहाँ ह में ई है तो ई और आ की संधि हुई है, इसलिए यह यड़ स्वर संधि है। और नियम के अनुसार जैसा कि ई का य बन जाता है, देखिए कैसे बनता है, हम इसको बता रहे हैं। ह में से ई निकला, ह में हलंत हो गया, ह धन ई धन आप्त कामा। ह में से ई निकला है तो ह में हलंत है, ह धन ई का क्या बन गया? य। यह भी हलंत वाला ही बनेगा, य धन आप्त कामा। तो ह आधा का आधा ही रह गया, क्योंकि इसमें से जो स्वर निकला था वह व्यंजन बन गया, तो अब तो इसमें जुटेगा नहीं, तो ह आधा रह गया। और य में आ जुटा तो या बन गया, तो वहीं यहाँ पर क्या बन गया है? हिया। क्या बन गया है? आप लोग देख रहे हैं, हिया, ह्याप्त कामा। आप लोग इतना ही लिखिएगा। अगर इस तरह का शब्द दिया है, संधि विच्छेद करने के लिए कह रहा है, तो आप ही आप्त कामा इतना लिखिएगा। यदि संधि का नाम पूछ रहा है तो यड़ स्वर संधि ये बताइएगा। ये मैं जो कुछ भी बताई हूँ ये समझने के लिए बताई हूँ, इसको आप लोग मत लिखिएगा। यदि पूछता है कि किन किन वर्णों की संधि हुई है, तब आप ई और आ, ई धन आ, इतना ही बताइएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? उपैती। क्या लिखा हुआ है? उपैती। उपधन एति, उपधन एति, उपैति। वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि की पहचान मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि आय और औ, आय और औ वृद्धि बखानी है, ऐसा सूत्र है। आय और औ वृद्धि बखानी है। जहाँ आय की मात्रा हो, जहाँ औ की मात्रा हो, वहाँ समझ जाइए कि वृद्धि स्वर संधि है। तो उपैति में ऐ की मात्रा है, यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। अब यहाँ संधि कैसे हुई है? उपधन एति, उपधन एति, उपैति। उप में अ हुआ है, उप में क्या है? अ छुपा हुआ है, अधन ए, अ और ए मिला तो क्या बन गया? ऐ। अ और ए मिला तो क्या बन गया? ऐ। ठीक है, तो यहाँ पर अ और ए मिल करके ऐ बन गया, तो इस तरह उपैति ऐसा बना, वृद्धि स्वर संधि। अगला है नगरेषु अन्यतम, यानी नगरेषु धन अन्यतम, नगरेषु धन अन्यतम। यह यड़ स्वर संधि है। यह क्या है? यड़ स्वर संधि है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें जो है ई का य, उ का व हो जाता है, तो ई तो इसमें नहीं है, लेकिन नगरेशु में उ है, उ, तो यहाँ पर उ का क्या बन जाएगा? व बन जाएगा, क्योंकि उ के बाद भिन्न स्वर आया है अ। उ के बाद क्या है? भिन्न स्वर आया है अ, इसलिए उ का व बनेगा। देखते हैं कैसे बनता है। नगरेशु, नगरेशु में जो है उ निकल गया तो नगरेश बच गया। क्या बच गया? नगरेश, हलंत, धन उ धन अन्यतम। अब नगरेश में से जो उ निकला था वह तो वो बन गया, यानी व्यंजन बन गया। अब इसमें कोई स्वर है ही नहीं, तो यह आधा ही रह जाएगा। नगरेश क्या हो जाएगा? स जो है इसमें आधा ही रह जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं नगरेश आधा है, उ का व बन गया, व, और व में ये अ जुट गया, व में ये क्या हो गया? अ जुट गया, तो वह पूरा हो गया, तो नगरेश्व क्या हो गया? नगरेश्वन्यतम। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए। यहाँ भी आपको नगरेश्वन्यतम लिखा रहेगा और पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेगा नगरेशु अन्यतम, बस इतना ही। यदि संधि का नाम पूछता है तो यड़ स्वर संधि है, इसको बता दीजिएगा।
ये जो चीज़ है मैंने समझने के लिए बताया, इसको परीक्षा में आपको नहीं लिखना है। लेकिन हाँ, यदि पूछता है कि किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो आप एक चीज़ बता सकते हैं कि उ और अ की संधि हुई है। यहाँ उ और अ की संधि हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कालांतरेण, कालांतरेण का संधि विच्छेद क्या होगा? काल धन अंतरेण, काल धन अंतरेण। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। यहाँ आप देख रहे हैं काल में अ है, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि कोई भी व्यंजन अगर पूर्ण है तो उसमें स्वर छुपा हुआ है। तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रहा है, काल इस तरह है, तो यानी यहाँ पर अ है। यहाँ क्या छिपा हुआ है? अ। तो अ धन अ, अ धन अ बराबर क्या हो जाएगा? आ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? काला, कालांतरेण, यानी दीर्घ स्वर संधि का यह उदाहरण है। इसको आप लोग इस तरह से लिखिएगा। अगर इसमें पूछता है कि किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें अ और अ की संधि हुई है, यानी अ धन अ की संधि हुई है। अगला है पटनेति। अगला है क्या है? पटनेति, यानी पटना धन इति, पटना धन इति। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए, अय और औ वृद्धि बखानिए और ए ओ अरगुण जानिए, ऐसा सूत्र है। ए ओ अरगुण जानिए, यानी जहाँ ए की मात्रा आए, जहाँ ओ की मात्रा आए, जहाँ अर दिखाई दे, वहाँ पर समझ जाइए कि गुण स्वर संधि है। तो यहाँ पर ए की मात्रा, पटनेति, ए की मात्रा है, यानी यह गुण स्वर संधि है। अब कैसे बनाए ये भी आप लोग देख रहे हैं। इधर आ है पटना, इधर आ है और इधर ई है। जब आ और ई मिलता है तो क्या बनता है? ए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। निर्गतः, क्या है? निर्गतः। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर रेफ है, निर्गतः, यानी निहिगतः। यह जो विसर्ग है इसका रेफ बन गया है, यानी आधा र बन गया है। इस तरह यहाँ पर आधा र जो है रेफ के रूप में आया है, निर्गतः। यह विसर्ग संधि का उदाहरण देख रहे हैं आप। विसर्ग और ग की संधि हुई है, यानी विसर्ग और व्यंजन की संधि हुई है। ठीक है, आगे है शब्दो अपि, शब्दो अपि, शब्दः धन अपि। यह भी विसर्ग संधि है। यहाँ भी विसर्ग और अ की संधि हुई है, यानी विसर्ग और स्वर की संधि हुई है। ठीक है, तो यहाँ जो विसर्ग है वह ओ बन गया है और यह अ है वह खंडाकार अ बन गया है। इस तरह से शब्दों अपि बना हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए, गंगायास तीरे, यह संधि किया हुआ शब्द है, गंगायास तीरे। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे। अगर इस तरह दिया हुआ है, कहता है कि संधि विच्छेद करें, तो हम लोग कैसे करेंगे? गंगायाः धन तीरे, गंगायाः धन तीरे। यह जो विसर्ग है यहाँ पर श बन गया है, आधा श, दंती श। ठीक है, तो अगर इस तरह दिया हुआ है तो आप विच्छेद इस तरह कीजिएगा। अगर विच्छेद दिया हुआ है, कहता है संधि करने के लिए, तो संधि इस तरह कीजिएगा, गंगायास तीरे इस तरह लिखिएगा। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि, क्योंकि बीच में विसर्ग आ रहा है, विसर्ग और व्यंजन की संधि हुई है, इसलिए यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो विसर्ग और व्यंजन की संधि हुई है, यानी विसर्ग और त की संधि हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कारुणी कश्च, कारुणी कश्च। यहाँ भी देखिए तालव्य सा आया है यहाँ। अब यहाँ पर संधि करेंगे तो इस तालव्य सा का क्या बन जाएगा? विसर्ग बन जाएगा। कारुणी कह धन च, कारुणी कह धन च। यहाँ भी विसर्ग और च की संधि हुई है, इसलिए यह भी विसर्ग संधि है। कोई पूछता है इनमें किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो विसर्ग और च की संधि हुई है, विसर्ग और व्यंजन की संधि हुई है, इसलिए विसर्ग संधि है। आगे देखिए, विद्यापति राशित, विद्यापति राशित। तो अब यहाँ पर र आया है, तो इस र का विसर्ग बनेगा। इस र का क्या बन जाएगा? संधि करने पर विसर्ग बन जाएगा। देखिए, विद्यापति, उस र का क्या बन गया है? विसर्ग बन गया। विद्यापति आशित,
अब इस विसर्ग का जो है र बनेगा, तो र बनेगा तो र हलंत वाला होगा यानी आधा र होगा, और जब उसमें आ जुटेगा तो वो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। इस तरह विद्यापति राशित ऐसा शब्द बना हुआ है, और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ विसर्ग और आ की संधि हुई है। कोई पूछता है इनमें किन किन वर्णों की संधि हुई है, आप कहिए विसर्ग और आ की संधि हुई है। ठीक है। इत्यादि, इत्यादि का नाम तो आप लोग बहुत ही सुने होंगे। इत्यादि का संधि विच्छेद भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इत्यादि कैसे बना हुआ है, इति धन आदि, इति धन आदि यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। यह कौन सा संधि है, यड़ स्वर संधि है। अगर इति धन आदि दिया है और आपको कह रहा है कि इसका संधि बनाएं, तो आप इत्यादि लिखेंगे। अगर इत्यादि लिखा हुआ है, आपको कह रहा है कि इसका विच्छेद करें, तो आप क्या करेंगे, इति धन आदि ऐसा लिखेंगे। संधि का नाम पूछता है तो यड़ स्वर संधि बताएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई और आ की संधि हुई है, ई और आ की संधि हुई है। अब देखिए, नियम के अनुसार यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का क्या बन जाता है, य बन जाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कैसे कैसे इत्यादि बना है। इत धन ई, इति, इति ऐसा शब्द है यहाँ पे, तो इति में से ई निकालेंगे तो इत हो जाएगा, इत धन ई धन आदि। अब इत यहाँ पर है, ठीक है, और जो ई स्वर था तब त में जुटा हुआ था, लेकिन जब ई स्वर निकल गया तो त में कुछ नहीं जुटेगा, त जो है आधा त बच गया, और य क्योंकि व्यंजन हो गया तो इत्य हो गया। क्या हो गया, इत्य, और य में आ जुट गया तो या हो गया। क्या हो गया, या, इत्या। इस तरह हो गया इत्यादि। आप लोग समझ सकते हैं कैसे कैसे बना हुआ है। और मैं बार बार बता रही हूँ कि ये परीक्षा में नहीं लिखना है, आपको केवल इतना लिखना है, इतना लिखना है। और अधिक से अधिक अगर पूछता है कि किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो ई और आ की संधि हुई है, ऐसा आप बताएंगे। ठीक है। इस तरह से आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा है। आगे चलते हैं। तत्र एव, तत्र धन एव, तत्र धन एव। देखिए यहाँ ऐ की मात्रा है, यहाँ क्या है, ऐ की मात्रा है, इसलिए यह भी वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तत्र धन एव, अ और ए, किन किन वर्णों की संधि हुई है, अ और ए की संधि हुई है, इसलिए अ और ए मिलकर क्या बन गया है, ऐ बन गया है। क्या बन गया है, ऐ बन गया है, इसलिए यह वृद्धि स्वर संधि है। आगे चलते हैं। निरीक्षणम, निरीक्षणम, देख रहे हैं आप लोग, निर आया है तो निर में जो र आधा है उसका क्या बन जाएगा, विसर्ग, तो निह हो जाएगा, निह इच्छड़म, निह इच्छड़म। यहाँ पर विसर्ग और ई की संधि हुई है, इसलिए यह क्या है, विसर्ग संधि है। अगला है विद्येका। क्या है, विद्येका, यानी विद्याधन एका, विद्याधन एका। यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं ऐ की मात्रा है, यहाँ भी ऐ की मात्रा है, यानी आय और ए की संधि हुई है। तो आय और ए की जब संधि होगी तो क्या हो जाएगा, ऐ, तो वही हो गया विद्येका, विद्येका, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है यह भी। आगे हम लोग चलते हैं अगले पृष्ठ पर। आगे देखिए, हंत्य लक्षणम। क्या है, हंत्य लक्षणम, इसका संधि विच्छेद होगा, हंति धन अलक्षणम। यह भी यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए कैसे कैसे बना है। इसमें ई और अ की संधि हुई है। इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है, ई और अ की संधि हुई है, भूलिएगा नहीं, ई है यहाँ पर, त में ई की मात्रा है तो ई हो गया। देखिए हंति में से ई निकलेगा तो क्या बच जाएगा, हंत, त हलंत युक्त और ई धन अक्षर अलक्षण, ई धन अलक्षण। ठीक है। हंत धन य हो गया, ई का क्या बन गया, य धन अलक्षण। तो इस तरह
हंत्य, क्या बन गया? हंत्य। त आधा हो गया, न आधा पहले से है, त आधा हो गया, हंत य, और य में अ जुट गया तो य पूरा हो गया। देख रहे हैं आप लोग, हंत्य, हंत्य लक्षणम। इस तरह से यह भी बना हुआ है। आगे देखिए, नरकस्य इदम, इसका संधि विच्छेद होगा नरकस्य धन इदम। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पर देख रहे हैं ए की मात्रा है, तो ए ओ अरगुण जानिए, मैं बार बार बता रही हूँ। तो यहाँ पर ए की मात्रा है, यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो नरकस्य इदम, यहाँ पर अ है और यहाँ पर ई है, इन दोनों की संधि हुई है तो क्या हो गया है? ए। क्या हो गया है? ए। आगे चलते हैं, निजोत्साहेन, निजोत्साहेन, निज उत्साहेन, निज उत्साहेन, यहाँ भी गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ए और गुण जानिए, यहाँ पर ओ की मात्रा है, यहाँ पर क्या आ गया है? ओ की मात्रा। निज उत्साहेन, अ और उ मिलकर के क्या हो गया है? ओ। यहाँ पर अ और उ की संधि हुई है तो क्या हो गया है यहाँ पर? ओ, निजोत्साहेन। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आप विच्छेद इस तरह से करेंगे। अगर विच्छेद दिया हुआ है तो आप संधि इस तरह से बनाएंगे। संधि का नाम जान ही गए, किन किन वर्णों की संधि हुई है ये भी आप जान ही गए। अगला है न्यवसत। न्यवसत का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन अवसत, यह य स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ भी देखिए ई और अ की संधि हुई है, तो ई के बाद जब भिन्न स्वर आएगा तो ई का क्या हो जाएगा? य हो जाएगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो न धन ई धन अवसत, न धन य धन अवसत। यहाँ नहीं, न में से ई निकला है यहाँ पर, तो यहाँ पर ई का य बन गया है, इसलिए न जो है क्या हो गया है? आधा हो गया। न से ई निकल गया तो न आधा हो गया। तो यहाँ पर न आधा लिखे हैं और य भी आधा है, लेकिन अ जुट गया है तो यह पूरा हो गया है, न्यवसत। इस तरह से अगला है गति रीति। गति रीति, यहाँ पर देख रहे हैं र आया है, गति रीति, तो र का विसर्ग बन जाएगा गति ही, गति का गति ही धन इति, गति ही धन इति, गति रीति। यहाँ पर विसर्ग और ई की संधि हुई है। इस तरह यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, क्वचित देव, क्वचित देव। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए की मात्रा देख करके आप भ्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वचित त जो है हलंत वाला है, यह व्यंजन हो गया, यहाँ स्वर नहीं है। क्वचित धन एव, क्वचित धन एव ना, तो इस तरह यहाँ पर त और ए की संधि हुई है, यानी व्यंजन और स्वर की संधि हुई है, तो ये व्यंजन संधि ही कहलाएगा। आगे देखिए, अशांतिर्वा, अशांतिर्वा, यहाँ पर रेफ आया है, यानी र है आधा, तो ये रेफ के रूप में चला गया है, तो इसका विसर्ग बन जाएगा अशांति ही धन वा, अशांति ही धन वा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। आप लोग देख रहे हैं विसर्ग का र बना, यानी आधा र, तो अब जब एक में किए तो यह रेफ के रूप में हो गया ऊपर। आगे देखिए, स्वार्थ, क्या हो गया? स्वार्थ, स्वधन अर्थ, क्या है? स्वधन अर्थ स्वार्थ। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं समझना, देखिए स्व में अ है और इधर भी अ है, दोनों मिलकर आ हो गया तो स्वा हो गया है, स्वार्थ। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है स्वागतम, सुधन आगतम, क्या है? सुधन आगतम। अब यहाँ भी स्व है, यहाँ भी स्व है, लेकिन दोनों में अंतर है, क्योंकि यहाँ जब हम संधि करेंगे तो सु बनेगा, यहाँ संधि करेंगे तो स्व बनेगा। इसलिए यह जो है यहाँ पर अ और अ की संधि हुई तो दीर्घ स्वर संधि हो गया, लेकिन यहाँ पर उ और आ की संधि हो रही है, इसलिए यहाँ पर य स्वर संधि बन रहा है। सुधन आगतम, स्वागतम, ठीक है। तो अब ये भी आप लोग समझ सकते हैं कि उ कैसे बना है,
उ का व, स में से उ निकल जाएगा, स आधा बच गया, स क्या बच गया यहाँ पर देख रहे हैं आधा बच गया, और उ का व बन गया, व में आ जुट गया, इस तरह स्वा हो गया, इस तरह क्या हो गया स्वा, स्वागतम अगतम जो कहते हैं स्वागतम, यह स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है नयनम, अगला क्या है नयनम, ने धन अनम, क्या है ने धन अनम, नयनम अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। इसका नियम है कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ए, ठीक है, ओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ का औ, अय के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो अय का आय, और औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो औ का आव बन जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं नयनम में क्या है, यहाँ पर ने धन अनम अयादि स्वर संधि है, तो न में ए की मात्रा है, यानी ए और अ की संधि हुई है, ए और अ की संधि हुई है, ठीक है। तो अब ए के बाद भिन्न स्वर है तो ए का क्या बन जाएगा आय, कैसे बनाए देखिए न धन ए धन अन, न में से ए को निकाले तो न हलंत हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ए हो गया। अब यहाँ आइए न हलंत हो गया और यहाँ पर ए का क्या बन गया अय बन गया, ए का क्या बन गया अय बन गया धन अनम, तो यह न में ये अ जुटेगा तो न पूरा हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं न पूरा है, न पूरा हो गया, और य में ये अ जुटेगा तो यह पूरा हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं अब यह भी पूरा है, और नम ज्यों का त्यों उतार देंगे नयनम, इस तरह से हुआ। आप लोग परीक्षा में इतना ही लिखिएगा, इतना को हम समझने के लिए आप लोगों को लिखे हैं। यहाँ नयनम यानी ने धन अनम और अयादि स्वर संधि और किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये ए धन अ की संधि हुई है, यहाँ पर ए धन अ की संधि हुई है। अगला है भावुकः, अगला क्या है भावुकः, यानी भव धन उकः, क्या है भव धन उकः अयादि स्वर संधि यह भी है। इसमें भी वैसे ही औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो औ का आव बन जाता है, देखिए कैसे कैसे बना है भ धन औ धन उकः, भ धन आव धन उकः, यानी भ में से औ निकला है, ठीक है, यहाँ पर तो भ आधा हो गया है और यहाँ उक है, और भ आधा है और औ का आव बना है, तो इसमें भ में आ जुटा, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग भ में आव जुटा तो भाव हो गया, और यहाँ व है आधा तो व में उ जुटा तो उ को भावुक क्या बन गया भावुकः, इस तरह से बना, यानी अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। आप लोगों को पूछेगा इस तरह से कि भावुकः कौन सा संधि है, तो आप अयादि स्वर संधि लिखेंगे, इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो भाव धन उकह लिखेंगे, इनमें किन किन वर्णों की संधि हुई है तो अ और उ लिखेंगे, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए साधुनाच, साधु नाम धन च, साधु नाम धन च, देखिए म में हलंत है तो यह व्यंजन कहलाएगा, म में हलंत है तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण ही होगा, तो ये व्यंजन और व्यंजन की संधि हुई है इसलिए व्यंजन संधि है। और यहाँ पर म का क्या बन गया है य बन गया है, साधुनांच ऐसा हो गया है। और यह क्या है जगत गौरवम, जगत गौरवम, तो जगत गौरवम क्या हो गया जगत गौरवम, द का त बन गया है, बाकी सब ज्यों का त्यों है, व्यंजन संधि का उदाहरण है यह भी। तो इस तरह से आप लोग आज ठीक है तो इस तरह से आप लोगों ने
आज जो है संधि को समझा, परीक्षापयोगी संधि। किस संधि को समझा? परीक्षापयोगी संधि, यानी परीक्षा में आने वाले संधि को आप लोगों ने समझा। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये संधि जरूर समझ में आया होगा। और इसमें से बहुत सारे हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में आएंगे ही, और 10वीं बोर्ड के परीक्षा में भी कुछ आएंगे। अतः आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।